वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक या दो क्वेश्चन इससे हमेशा आता रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? हिंदी की विभिन्न बोलियाँ और उनका क्षेत्र। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में हिंदी जो है वो कहाँ कहाँ और किस आधार पर बोली जाती है या उसकी और कौन सी उप बोलियाँ हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा येलो क्षेत्र है, ये जितना भी येलो क्षेत्र है यहाँ पे हमारा क्या है, हिंदी भाषी लोग रहते हैं, यानी प्रमुख रूप से या प्रमुख भाषा जो है यहाँ की हिंदी है। ठीक, और भी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे लास्ट में। अभी आगे हम चलते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए हिंदी की अनेक बोलियां और उसकी उपभाषाएं हैं। कह सकते हैं कि हिंदी की 17 उपभाषाएं हैं, जिसमें से 5 प्रमुख भाषा है और उन पांचों का मिलाकर कुल 17 उपबोलियां हैं। ठीक, क्या है? जिनमें अवधी ब्रज भाषा, जिसमें क्या है हमारा अवधी है, अवधी ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, ठीक, बड़ौती भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, मैथिली, खोरठा, पंचपरनगिनिया, कुमाऊनी, मगही और क्या है आदि प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम श्रेणीवार चलेंगे। श्रेणीवार का मतलब ये हो गया कि इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक, जैसे देखिए इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन भाषाओं में अत्यंत श्रेणी की या साहित्य की रचना हो जाती है उसे हम प्रमुख रूप से या प्रमुख भाषा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब वो बोलियां क्या है जो प्रमुख रूप से हमारे देश के किसी हिस्से में बोली जाती है, तो उनमें से जो है देख सकते हैं क्या है, ब्रज भाषा है, अवधी प्रमुख है। यह बोलियां हिंदी की विविधता है और उसकी शक्ति भी है। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है ये हिंदी की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मैथिली है, ब्रज है और कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये सब हमारी क्या है, हिंदी की उपभाषाएं हैं, लेकिन इनके बोलने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। ठीक, मैथिली है, भोजपुरी है। मैथिली भोजपुरी कहाँ बोली जाती है हम आगे आपको बताएंगे। जैसे भोजपुरी है ये हम लोगों का क्षेत्र है। जैसे सहरसा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे बनारस हो गया, चंदौली हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, है ना, ये सब क्षेत्र क्या हमारा है, ये भोजपुरी का है। मैथिली जो बिहार की प्रमुख बोली है वो मैथिली और भोजपुरी है। ठीक, इसको आगे हम चर्चा करेंगे। और क्या कह रहा है कि हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उप बोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा है बल्कि यह एक सांस्कृतिक सभ्यता है जो हमारे प्राचीन कालों से बोली प्रकरण में बोलती आ रही है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये भाषाएं जो है प्राचीन कालों से चली आ रही हैं। इन सभी भाषाओं का उद्भव और विकास किससे हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि देव भाषा यानी कि संस्कृत से हुई है। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है और संस्कृत से ही अवधी भाषा का हुआ है, मैथिली का हरण हुआ है, राजस्थानी का हुआ है। यानी जितनी भी समस्त भाषाएं हैं प्रमुख रूप से वो संस्कृत से उद्भव हुई हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं मोटे तौर पर हिंदी भारत की किसी भाषा को हिंदी कहा जाता है। अंग्रेजी शासन के पूर्व जो इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर
वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल में इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है, ठीक। और वर्तमान काल में सामान्य व्यवहार व उसका विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए यह होता है जो हमारे पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में अंबाला और शिमला से लेकर के नेपाल की तराई में और पूर्व में भागलपुर। भागलपुर कहाँ हमारा है? ये हमारा भागलपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। दक्षिण पूर्व में रायपुर और दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई है। हिंदी के प्रमुख दो भेद हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ठीक। अब यहाँ पर दो बातें कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, जैसे ऊपर कहा गया है कि हम पार्टिकुलर अगर भाषा की बात करें, हिंदी की, अपने क्षेत्र की बात करें, तो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे कस्बों या छोटे छोटे मोहल्लों तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एरिया कह सकते हैं, पार्टिकुलर एरिया। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ज़िला, दो ज़िला या तीन ज़िलों का एक अपना एरिया होता है, उसमें कुछ प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम कहें अभी वर्तमान समय में अगर बात की जाए बनारस की भाषा क्या है, तो बनारस की भाषा भोजपुरी है और खड़ी है, ठीक। भोजपुरी और खड़ी बोलियां हैं। लेकिन हम वहीं बात करें लखनऊ की क्या बोलियां हैं, तो लखनऊ में जो बोलियां हैं हमारी वो खड़ी बोलियां हैं और कुछ अवधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वैसे ही इसको दो प्रकार में बांटा गया है। क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। और इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं, ठीक। क्या है वो? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास की बोली बोली जाती है, ठीक है ना। यानी जो ये हमारी खड़ी बोली है, इसको हम कहाँ पर मैक्सिमम या पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास ये बोली बोली जाती है, ठीक। और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो आधुनिक हिंदी उर्दू का स्वरूप खड़ा हुआ है, ठीक। जिसको बांगरू को जाटो या हरियाणवी भी कहा जाता है। यानी जो हमारी बांगरू भाषा है, ये हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, हरियाणा के कुछ हिस्से में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये भाषाएं बोली जाती है, ठीक। और पंजाब के दक्षिण में, पूर्व में ये बोली जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर पंजाब है तो वहाँ पे तो पंजाबी होगी, ठीक है, पंजाबी होगी, लेकिन संपूर्ण पंजाब में पंजाबी एक अपना मूल भाषा के रूप में विख्यात है। लेकिन हर राज्य में 2-3 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उसका एक प्रमुख रूप से एक अपना भाषा होता है, ठीक। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है कि भोजपुरी भी है, ठीक, अवधी भी है, और हमारा ब्रज, कन्नौजी के साथ साथ खड़ी बोली भी है, ठीक। ये हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। वैसे ही पंजाब में भी पंजाबी है, हिंदी है, खड़ी बोली है, ठीक है। ये सब भाषाएं पंजाब में भी बोली जाती है, लेकिन उनके बोलने वालों की संख्या जो है कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक। चलिए, और राजस्थानी का मिश्रण है। अब यहाँ बात आएगी कि राजस्थानी तो राजस्थान में बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि राजस्थानी भाषा है तो राजस्थान में ही बोली जाएगी। प्रदेश से सटे हुए जो भी जिले हैं अन्य प्रदेश के, उसका असर वहाँ पे भी पड़ता है। जैसे हम एक बात कहें कि यूपी के जो
सीमावर्ती क्षेत्र है, बिहार से लगे हैं, तो वहाँ पे बिहारी भी प्रचलन में है, यानी जो भोजपुरी है वो बाउंड्री लाइन पे है, बिहार के लोग भी बोलेंगे और यूपी के लोग भी बोलेंगे। ठीक, खड़ी बोली पूरे प्रदेश में फैली हुई है, क्योंकि खड़ी बोली को किसी भी जगह समझने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो ज़्यादा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा मथुरा के आसपास, जो हमारा ब्रज भाषा है वो मथुरा के आसपास बोली जाती है, ब्रज मंडल में बोली जाती है। ब्रज मंडल का मतलब ये होता है कि जो हमारा मथुरा है उससे समीपवर्ती जो इलाका है उसे ब्रज मंडल कहते हैं, या वो इलाका या एरिया को ब्रज मंडल कहते हैं जहाँ पर वो भाषाएं बोली जाती है। ठीक, हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न करके आदर पूर्वक भाषा कहा गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत सी साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में की गई है, अवधि में की गई है। ठीक है, इसलिए इसे भाषा कहा गया है, न कि बोली कहा गया है। भाषा उस बोली को कहा जाता है जिस बोली के तहत किसी काव्य रचना या संस्कृति का उद्भव विकास हुआ होता है, उसमें काव्य रचनाएं रची जाती है, उसे हम बोली फिर नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब बात आती है मध्यकाल में यह बोली पूर्ण हिंदी प्रदेश का साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई, पर साहित्यिक ब्रज भाषा ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों प्रयोगों का ग्रहण भी करता है। यानी जो ब्रज भाषा है इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ गया, यानी कि जो ठेठ ब्रज, पहले ब्रज था लेकिन अब इसको क्या कह दिया गया कि ठेठ ब्रज, ठेठ ब्रज के रूप में इसे बोला जाने लगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? कन्नौजी गंगा के मध्य दो आब की बोली है, इसके एक और ब्रज मंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र है। ठीक, यानी कि कह रहा है कि ये जो हमारा कन्नौजी है, अब कन्नौजी, अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि तो कन्नौज की बोलियां हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मध्य प्रदेश और यूपी, ये दोनों क्षेत्रों में बोली जाने वाली है। ठीक, जैसे कि हम कहें कि इसके दो आब है, एक ब्रज मंडल है, एक अवधि मंडल है। ब्रज मंडल का मतलब जो हमारा अभी बताए थे, बिजनौर बताए थे, सहारनपुर बताए थे, ये सब क्षेत्र क्या हमारा है? ब्रज मंडल का है। अवधि का जो क्षेत्र हमारा लखनऊ हो गया, बादा हो गया, और इधर का लखनऊ, बादा और लखनऊ से सटे जो ज़िले हैं उसमें अवधि का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम रूप से। ठीक, अब उसके बाद क्या क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा का ही माना जाता है बुंदेली, बुंदेलखंड की उपभाषा है। ठीक, और ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए जिनकी काव्य भाषाएं बुंदेली में हुआ था। ठीक, यानी जो ब्रज भाषा है उसका एक बोली बुंदेलखंड में भी बुंदेली के नाम से या बुंदेलखंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लेकिन वहाँ की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है मुख्य रूप से। ठीक, और उसकी उप बोली क्या है हमारी? बुंदेलखंड, जिसको हम बोलते हैं बुंदेली। ठीक, आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में तीन प्रमुख इसकी उप शाखाएं हैं या उसकी उप बोलियां हैं। वो क्या क्या है? कह सकते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमारे पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब बात आती है कि यह किससे हुआ है, उसकी उत्पत्ति तो यह अवधि अर्धमागधी प्राकृतिक की परंपरा से हुई है। ठीक, यानी कह सकते हैं यह अर्धमागधी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, और यह अवध में बोली जाती है। इसके दो भेद है, पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि। ठीक,
जो अवधी भाषा है इसके भी दो भेद हैं, जिसमें पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी के रूप में हम जाने जाते हैं, जो कि अवध का क्षेत्र में बोला जाता है। अवध कहाँ हमारा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास का क्षेत्र क्या है? अवध है। वहाँ पे दो भाषाएं हैं, जैसे हम बोले कि खड़ी बोली भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है। ठीक, चलिए, तुलसी जी का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में ही रचित है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये एक रचना काल की भाषा है, इसलिए इसको बोली ना करके कह करके इसे एक भाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक, कभी कभी देखते हैं कि पूछा जाता है जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, पाली है या प्राकृतिक है, बोला जाता है ना। तो ये सब क्या है? हमारी भाषाएं हैं जिसमें काव्य रचनाओं का अवशेष मिलता है, यानी कि उसको उस भाषा में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। ठीक, चलिए, पश्चिमी अवधि मिलती है जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जो जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत है उसमें पूर्वी अवधि का प्रयोग हुआ है और रामचरितमानस में पश्चिमी अवधि का प्रयोग हुआ है। ठीक, कभी मान लीजिए एग्जाम में आपके पूछ दे कि पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग हुआ है या किस भाषा में लिखी गई है, तो वहाँ पे अवधि होगी। लेकिन अगर पूर्वी अवधि पश्चिमी अवधि दे दे या पूर्वी बघेली या पश्चिमी बघेली दे दे, तो हमें ध्यान देना है कि पूर्वी अवधि में पद्मावत की रचना हुई है और पश्चिमी अवधि में हमारा रामचरित मानस की रचना हुई है। ठीक, लेकिन सिर्फ अवधि दे देगा तो हम उसको अवधि ही मानेंगे। जैसे पूछ देगा कि रामचरितमानस की भाषा क्या है या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो हम उसको कहेंगे अवधी भाषा में। ठीक, क्लियर। अगर पूर्वी अवधि या पश्चिमी अवधि नहीं दिया है तो ठीक, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे? सिर्फ अवधि करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसको क्षेत्रवार भी हम देखेंगे। चलिए, अब इसका कुछ रूप हम देख लेते हैं क्या कहलाता है। बघेली बघेलखंड में प्रचलित है। यह अवधि का ही एक दक्षिणी रूप है, यानी जो हमारी बघेली है भाषा वो बघेलखंड में प्रचलित है, जो कि अवधि का एक उपभाषा है। ठीक, छत्तीसगढ़ी पलामू झारखंड की सीमा से लेकर के दक्षिण में बस्तर तक, पश्चिम में बघेलखंड तक विस्तृत है। ठीक, यानी जो हमारी छत्तीसगढ़ी है ये भाषा है, जो पलामू छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा से लेकर के दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की भूमि तक यह क्या हुई है? विस्तृत हुई है। यहाँ की सीमाओं तक यह भाषा बोली जाती है। ठीक, सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली, इसमें प्राचीन साहित्य नहीं मिलता है। चलिए, वर्तमान काल में लोक साहित्य रचा गया है बिहारी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी आदि बोलियां आती हैं। ठीक, यानी हम कहेंगे कि इसमें दो बातें हैं कि वर्तमान काल की जो लोक साहित्य रचा गया है उसमें किस में रचा गया है, तो वो है बिहारी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी आदि बोलियां आती हैं। अब बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी दो बातें कहता है कि ये क्या है, तो जो बिहारी, राजस्थानी है और पहाड़ी हिंदी है इसकी भी कई उप शाखाएँ हैं, यानी कि कई उपभाषाएं या बोलियां हैं, जिसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। जैसे हिंदी की प्रमुख हिंदी प्रदेश की 3 उपभाषाएं और हैं, जैसे क्या है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी क्या है? इसकी 3 शाखाएं हैं जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। हमने बताया था भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी का जो है उत्तर प्रदेश के
पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे बनारस हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया। वहीं बिहार की बात करें तो चंपारण हो गया और सरगना हो गया, सारण हो गया। ये जिला में क्या होता है, भोजपुरी मैक्सिमम रूप में बोली जाती है। ठीक, भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार की एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। ठीक, भोजपुरी का प्रसार बिहार के अधिकतम उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अगर देखा जाए तो बिहार भोजपुरी जो है बिहार की मुख्य बोली तो है ही, लेकिन बिहार से कहीं ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक, बिहार के शाहजाबाद, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बनारस के कमिश्नरेट तक का क्षेत्र भोजपुरी का है। ठीक, हमने आपसे बताया था ना कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का है गोरखपुर, बलिया है और चंदौली, बनारस, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो बिहार से सटे हुए हैं, इनका क्या है, और प्लस बिहार में शाहबाद, चंपारण और सारण जिले जो भोजपुरी के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो कि प्रमुख रूप से भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक, यानी कि हिंदी प्रदेश की जो बोलियां हैं भोजपुरी, यानी हिंदी प्रदेश में मैक्सिमम रूप में देखा जाए तो भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। चाहे वो बिहार हो या यूपी हो या अन्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में देखा जाए, जहाँ पे लोग हिंदी भाषी हैं वहाँ पे भोजपुरी का प्रयोग मैक्सिमम रूप में देखने को मिलता है। ठीक, इसमें प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, मगर ग्राम गीतों के अतिरिक्त वर्तमान काल में कुछ साहित्य रचने का प्रयत्न भी हो रहा है। मगही के केंद्र पटना गया है। इसके लिए कैथी लिपि का व्यवहार होता है। आधुनिक मगही साहित्य मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। मगही का आधुनिक साहित्य बहुत समृद्ध है और इसमें प्रायः विविधता में रचना का प्रकाशन हुआ है। ठीक, यानी कहने का मतलब है, हालांकि ये सब इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कंटेंट हमने आपको दे दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक, और इसका भी जो प्रमुख विस्तार है वो आगे है। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा सा मैथिली के बारे में कि मैथिली क्या है। देखिए, ये जो मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है जो संस्कृत के करीब होने के कारण हिंदी से मिलती जुलती है, परंतु मैथिली हिंदी से अधिक बांग्ला के निकट है। ठीक, यानी जो हमारा जो मैथिली भाषा है ये संस्कृत के करीब होने के साथ साथ, ठीक है, हिंदी से मिलती जुलती है, लेकिन मैथिली जो है हिंदी से कहीं ज़्यादा बांग्ला जो भाषा है उससे मिलती जुलती है या उसके निकट है या उसके सामर्थ्य में या संदर्भ में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, मैथिली है गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास प्रचलित है। ठीक, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो दरभंगा कहाँ पे है, बिहार में है, और दरभंगा जिले में से नदी बहती है। ठीक, और उस नदी के आसपास का ये क्षेत्र जो कि हमारा मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक, इसकी साहित्यिक परंपरा जो है पुरानी है, विद्यापति पद प्रसिद्ध है, यानी कि जो विद्यापति की जो हमारे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। ठीक, मध्य युग में मैथिली नाटक भी लिखते थे। आधुनिक काल में मैथिली का साहित्य निर्मित हो रहा है। ठीक, जो वर्तमान काल की बात हो रही है, जो इसको हम बोलते हैं आधुनिक काल, इस काल में जो हमारी मैथिली भाषा है इसमें साहित्य भी रचे जा रहे हैं। ठीक है, और मैथिली भाषा भारत और नेपाल के संविधान में राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। ठीक, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो मैथिली भाषा है इसको भारतीय संविधान के
8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक भाषा के रूप में भी इसको मान्यता दी गई है। ठीक, नेपाल की भी ये भाषा है, नेपाल में भी मैक्सिमम क्षेत्रों में बोली जाती है, भारत में भी बोली जाती है। यानी कि जो बॉर्डर है भारत नेपाल का है, वहाँ पे यह बोली प्रमुख रूप में बोली जाती है। ठीक, नेपाल में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। नेपाली के बाद जो मैथिली है वो सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, अब बात करते हैं राजस्थानी। राजस्थानी का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। यह पूरे राजपूतों और मध्य प्रदेश के मालवा में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक ओर ब्रज भाषा से है और दूसरी ओर गुजराती से है। पुरानी राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। ठीक, क्या हो गया, पूछा भी जाता है कि पुरानी राजस्थानी को क्या कहा जाता है, तो डिंगल कहा जाता है। ठीक, चलिए इसको हम क्या कहेंगे कि राजस्थानी का प्रसार, भाषा का जो प्रसार हुआ है पंजाब के दक्षिण में हुआ है और यह पूरे राजपूतानों और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी इसका प्रसार बहुत ज़्यादा से हुआ है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। ठीक, इसको पूर्वी राजस्थानी को हम, पुरानी राजस्थानी को हम डिंगल और नई राजस्थानी को हम पिंगल के रूप में भी जानते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिसमें चारणों का लिखा हिंदी का प्रारंभिक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी में गद्य साहित्य की भी पुरानी परंपरा है। राजस्थानी 4 मुख्य बोलियों में या भाषाएं में विभक्त है। ठीक है, जो राजस्थानी है वो भी 4 उपभाषाओं में विभक्त है। कौन कौन से उपभाषाएं हैं, तो देखिए हमारी क्या है, मेवाती है, मालवी है, जयपुरी है और मारवाड़ी है। ठीक, मारवाड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है। राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली भी लेते हैं। ठीक, यानी ये जो हमारी 4 भाषाएं हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख रूप से 4 उपभाषाएं हैं। ठीक, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि पहाड़ी उपभाषाएं राजस्थानी से मिलती जुलती हैं। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के हिमालय के दक्षिण भाग में नेपाल के शिमला तक मिलता है। ठीक, जो हमारी पहाड़ी उपभाषाएं हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं कि राजस्थानी से मिलती जुलती भाषाएं हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का अगर हम विस्तार करें तो हिमालय के दक्षिणी भाग में और नेपाल से लेकर के शिमला तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक, और इसकी 3 शाखाएं में भी विभक्त हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और परमबतिया भी कहा जाता है। ठीक, यानी जो हमारी पूर्वी पहाड़ी है वो नेपाल की प्रधान यानी प्रमुख भाषा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे नेपाल की परमबतिया भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल की परमबतिया कहा जाता है, तो वो जो हमारी पूर्वी पहाड़ी है उसको नेपाल की परमबतिया भाषा के रूप में प्रदर्शित या संदर्भित किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब मध्यवर्ती पहाड़ी क्या है, कुमायूं गढ़वाल में प्रचलित है। इसके 2 भेद हैं, यानी मध्यवर्ती के भी 2 भेद हैं। क्या है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली जो है इसकी 2 भाषाएं हैं और ये दोनों क्या होती हैं, ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनमें पुराना साहित्य नहीं मिलता। ठीक, यानी जो हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी है
इसमें किसी प्रकार का जो प्राचीन साक्ष्य की बात किया जाए या पुराना साहित्य जो होता है वो इसमें प्रचलित नहीं है, अर्थात इसमें होने की संभावनाएं नहीं होती है। ठीक, आधुनिक काल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय की बात की जा रही है तो अब जो है कुमाऊनी और गढ़वाली में भी साहित्य लिखने की परंपरा आगे बढ़ रही है। ठीक, कुछ विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत ही मानते हैं। पश्चिमी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक, और जो पश्चिमी पहाड़ी बोली है हमारी वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। ठीक, और इसकी मुख्य उपबोलियों जो है मंडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, क्योथली, कांगड़ी, सिरमौली, बघाली और बिलासपुरी प्रमुख है। हालांकि ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा कि पश्चिमी हिमालय में बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन कौन सी है या उसके अंतर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो हम उसकी बोलियों के रूप में इसको कह सकते हैं कि मडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, क्योथली, कांगड़ी, सिरमौली, बघाटी और बिलासपुरी इसके प्रमुख बोलियां हैं। ठीक, हालांकि इतना अंदर नहीं जाता है, बस ये पूछ देता है कि पश्चिमी पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है या नहीं, या पश्चिमी पहाड़ी बोलियां जो होती है हमारी वो किस क्षेत्र की बोलियां होती है, तो हिमाचल प्रदेश की। हालांकि अभी प्रत्येक भाषाओं का क्षेत्रवार आगे हम देखेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्षेत्र सहित, यानी कि जो क्षेत्र जो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, किस क्षेत्र में किस जिलों में बोली जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियां। अब इसमें हमारा क्या है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा आती है। ठीक, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक, अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ये किससे हुई है। ठीक, तो ये जो हमारा हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। इसके अंतर्गत 5 बोलियां कौन कौन सी है। खड़ी बोली जो हमारी है, जैसे हम लोग कहें कि हम लोग भोजपुरी भी बोल लेते हैं, खड़ी भी बोली बोल लेते हैं। ठीक, यानी कि 2-2 बोलियां हम बोल लेते हैं। वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र का 2-2, 1 से 2 या 2 से 3 भी बोलियां होती हैं, जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है पार्टिकुलर उस क्षेत्र का तो भाषा जानता ही है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों का भी भाषा वो जानता है। इस आधार पे हम उसको कह सकते हैं कि उसको वह व्यक्ति या वह एरिया द्विभाषी है। ठीक, अब जैसे खड़ी बोली है हमारा, ये देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि पश्चिमी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं या उपबोलियों में सम्मिलित नहीं है। तो इन 5 को याद कर लीजिएगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक, ये हमारा क्या होता है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा खड़ी बोली के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, अर्थात इस क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा हमारा कहाँ बोला जाता है, तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे हमारा ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा दिल्ली का देहाती प्रदेश। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में तो खड़ी बोली का प्रचलन है, लेकिन हरियाणवी का भी प्रचलन है, जो कि उसका रूरल एरिया है, यानी कि देहात क्षेत्रों में हरियाणवी बोली बोली जाती है, और वो उस क्षेत्र में मैक्सिमम बोला जाता है जो हमारा दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर का क्षेत्र है, जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है। ठीक, अब बुंदेली की बात करें
तो बुंदेली क्या है? तो बुंदेली जो है हमारा झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक, अब कन्नौजी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के एटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत जिलों के ग्रामीणांचल में बहुतायत में बोली जाती है। ठीक, यानी ये कन्नौजी जो है, अब नाम ऐसा है कन्नौजी, यानी कि एक कन्नौज की भाषा, तो ऐसा नहीं है, ये भाषा का नाम है और वो हमारा क्या है, एक शहर है, पर्टिकुलर एक प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि अब हम बोल दें कि बनारसी है तो सिर्फ बनारस में बनारस की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर एक स्थान है। हाँ, एक प्रचलन के माध्यम से हम बोलते हैं कि एकदम खाटी बनारसी भाषा में बोल रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही कन्नौजी जो है एक पार्टिकुलर भाषा का नाम है और एक स्थान का भी नाम है। ठीक, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं पूर्वी हिंदी पर। तो देखिए, पूर्वी जो हिंदी हमारी है इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। क्या है? अवधी है, बघेली है और बिलास छत्तीसगढ़ी है। ठीक, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो कि अनेक क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हम अवधी की बात करें तो अवधी हमारी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी हमारा कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ये ज़िले जो हमारे आते हैं ये अवधी बोलते हैं लोग। ठीक, और इसी अवधि में ही रामचरितमानस को लिखा गया है। ठीक, अब वही हम बघेली की बात करें तो बघेली जो हमारा है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, मैहर हो गया, उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, अनूपपुर, सीधी, नागौद। ठीक है ना, ये हमारा क्या बोला जाता है? बघेली बोला जाता है। अगर हम देखें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो कि हमारे एमपी के बॉर्डर से सटे हुए हैं, इस बघेली का असर वहाँ तक भी है, लेकिन हम पार्टिकुलर जहाँ पर मुख्य बोली के रूप में बोली जाती है वो क्षेत्र हमारा रीवा, सतना, मैहर, उमरिया और शहडोल, अनूपपुर, सीधी, नागौद है। ठीक, अब वही हम छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नांदगांव, कांकेरी, साहा, मुंदसर, गुजाकुरिया। ठीक, इस क्षेत्र में क्या हमारा है? बिलासपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अब एग्जाम की दृष्टि से जो हमें याद रखना है वो क्या है? ये याद रखना है कि पश्चिमी, पूर्वी और पहाड़ी जो ये क्षेत्र हैं या बोलियां हैं, किस अवधि किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी जो हमारा सौरसेनी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, पहाड़ी हिंदी सौरसेनी, अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है? अब हमारा आता है पहाड़ी हिंदी। ठीक, पहाड़ी हिंदी में क्या है? पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। ठीक, अब देखिए कुमाऊनी या गढ़वाली जो हमारी भाषाएं हैं ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक, और पश्चिमी पहाड़ी जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियां आती हैं। ठीक है, पहाड़ी के क्षेत्र में कौन कौन सी है? तो इसके भी कई रूप है, जैसे नेपाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया और पश्चिमी पहाड़ी। ये सब क्षेत्र क्या होता है? हमारा पहाड़ी भाषा यानी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, ये हमारे भाषाओं का क्लास था।
और उम्मीद करते हैं कि भाषा से संबंधित आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।